तुम्हारे लिए इस पूरे साल में ये बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जोसे थोड़ी असहज हो गई। व्हीलचेयर आखिरकार ठीक नहीं हो पाई और सच में जोसे ने उसे खाने के लिए नहीं रोका। वापस जाते समय उसे याद आया जोसे ने कहा था उसकी दादी ने उसके लिए एक उपन्यास उठाया था, पर सिर्फ पहला भाग था। उपन्यास का गर्मी का भाग ढूंढने के लिए जोसे ने सियोल के पुस्तकालयों की खाक छान डाली। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जोसे आखिरकार अपनी इच्छा उपन्यास का गर्मी का भाग पढ़ सका। शाम की रोशनी कमजोर थी, पर उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई उस दिन, क्योंकि उसने जोसे के घर में चौथा खाना भी खा लिया था। इसके बाद उसके खाली समय की नई योजना बन गई। अब वह महिला प्रोफेसर से मिलने पर न तो ज्यादा खुशामद करता, बल्कि कभी कभी जानबूझकर उनसे बचता भी था। वह दादी की मदद करने के लिए कबाड़ उठाने जाता और जोसे को भी जंगल में टहलने के लिए साथ ले जाता। वे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में दाखिल हो गए थे और अनजाने में ही एक दूसरे के दिल में भी जगह बना ली थी। इंगशु अब जोसे को बार बार याद करने लगा था, यहाँ तक कि जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता तब भी वह इस बात का जिक्र करना नहीं भूलता था। लेकिन उसने सिर्फ एक शारीरिक रूप से अक्षम मगर दृढ़ संकल्प वाली लड़की के बड़े सपनों की कहानी ही सुनाई। गर्लफ्रेंड को इसमें कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई, बल्कि वह विकलांगों के जीवन की कठिनाइयों पर सहानुभूति जताने लगी और खुद ही समुदाय से मुफ्त में घर की मरम्मत के लिए आवेदन करने का सुझाव भी दिया। इंगशु अपनी गर्लफ्रेंड की इस समझदारी को देखकर दिल से बहुत खुश हुआ। कुछ ही समय बाद इंगशु ने समुदाय के कर्मचारियों को बुला लिया और वे घर की मरम्मत का काम शुरू करने लगे। उसने जोसे के लिए कुछ नई किताबें भी लाई। गपशप के दौरान इंगशु ने जोसे से पूछा, तुम सबसे ज्यादा कहाँ घूमने जाना चाहोगी? जोसे ने कहा, बिल्कुल स्कॉटलैंड, क्योंकि वहाँ व्हिस्की का तीर्थ है। इंगशु ने अपने मोबाइल में पैनोरमा मैप खोला और जोसे को स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में कहीं भी घूमने ले गया। जब दोनों आराम से समय बिता रहे थे तभी अचानक इंगशु की गर्लफ्रेंड आ गई। गर्लफ्रेंड को यह उम्मीद नहीं थी कि इंगशु द्वारा बताई गई विकलांग लड़की इतनी खूबसूरत होगी। उसे अचानक एक अजीब सा खतरे का एहसास हुआ और जोसे को भी